हेलो बच्चों, वेलकम अपनी यूनिक मैथ्स क्लासेस में। आज जो है कि आप लोगों के सामने में आ गया हूँ क्योंकि मेरे 2 दिन से हेल्थ इशू के कारण मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो मैं अपना क्लास आज से शुरू करता हूँ। ठीक है ना, रेगुलर क्लास रहता है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि जो मेरा क्लास जो स्टार्ट होता है आपका रोज आपका डेली क्लास रहता है जो कि 5:30 बजे की 5:30 बजे से शाम का मेरा रोज डेली का क्लास होता है। ठीक है ना। और ये जो क्लास जो है कि यूपी बीएससी नर्सिंग और ये किसी इस अदर स्टेट के जो आप स्टूडेंट हैं, आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो टेस्ट या कोचेस लगाए तो मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर आपको 100% आप लगा सकते हैं। क्योंकि जो मेरा भी जो आपका जितना भी कोचेस मैं आपके करा रहा हूँ, सारा आपका टेस्ट या कोचेस यदि आप किसी से इंस्टीट्यूट से आप ज्वाइन हो तो आप लोग उससे कोचेस मिलवा सकते हैं। ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको यदि जो भी बच्चों यूपी का जो स्टूडेंट है उसके लिए 100% आपका ये कोचेस आपका श्योर आना रहा। ठीक है ना। और ये 100% आपको कोचेस आपका जो एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, मिल चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। तो आप लोग एक भी कोचेस आपको मिस नहीं करना है। और एक जितना भी मैं क्लास करा चुका हूँ आपको एक एक क्लास करके आपको लगाना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं अपने जो क्लास है किसके लिए, तो बोलते हो कि यूपी वाला के बच्चों लेके, और जो भी मेरा बच्चों जो सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऊपर से लग, क्योंकि जब भी मेरा क्लास स्टार्ट होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप किसी भी एक भी क्लास को आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। और अच्छे लगे तो आप लास्ट में आपका कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। ये किसी को डाउट भी होगा तो आप क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में अपना डाउट बताना और मैं उसको सोल्यूशन 100% दूंगा। ठीक है ना। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो मेरा जो फर्स्ट जो टेस्ट है कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का मेरा फर्स्ट ऑलरेडी क्लास आपको करा चुका हूं। और जो मेरा ये क्लास है जो कि सेकंड है जो कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, जो कि मेरा सेकंड क्लास है, इसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इस चैप्टर का एमसीक्यू। और सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा कि किसी भी स्टेट के आप स्टूडेंट हो, यदि आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% आपको टेस्ट या कोचेस लगाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप लोग मेरे चैनल पर आइए और लगाइए। यदि आप किसी प्लेटफॉर्म से लगाते हैं आपके यहाँ पे 200 से 250 रुपये का फीस लेते हैं और यहाँ पे सेम कोचेस देने को मिलेगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मैं एग्जाम देकर बिहार से भी क्वालिफाई किया हूँ और यूपी सीनेट का भी एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ। ठीक है ना। तो मुझे पता है कि कोचेस कहाँ आते हैं, ठीक कहाँ से आता है। ठीक है ना। तो आप लोग एक एक कोचेस आपको लगाने और किसी भी कोचेस को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है ना। तो चलिए मैं अपना क्लास आप स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो चलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग, और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों को बेनिफिट मिलने वाला है, दोनों में क्वेश्चन आपको लाया गया है। ठीक है ना। तो आराम से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन कुछ के बाद आपको करना है। यदि एक बार बताता हूँ कि आप किसी भी टेस्ट से ज्वाइन करते हैं ना तो वहाँ पे आपको पैसा लेता है। ठीक है ना। टेस्ट सीरीज के एमसीक्यू करवाने का। ठीक है ना। यही क्वेश्चन मेरा इसमें मैं अपना फ्री में करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप लोग बने रहना मेरे चैनल पे। और चलिए मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ आज का। तो देखिए मेरा बच्चे, मेरा आपका आज का क्लास स्टार्ट होगा। फर्स्ट आपका क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए और अच्छे से पढ़ने के बाद समझिए और समझने के बाद आप लोग आंसर बता सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है देखिए क्या है, चलो रीड करते हैं। देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द टिपिकल ह्यूमन सेल साइकिल्स, यानी हिंदी में इसका कहना है कि मानव कोशिका की सामान्य अवधि क्या होती है, यानी कि मानव कोशिका के चक्र की सामान्य अवधि क्या होती है। यदि मैं बात करूं कि हम लोग ह्यूमंस हैं तो हम लोग ह्यूमंस में क्या होता है, सेल डिवीजन कितने टाइम्स में होते हैं, यानी कि जो कोशिका होता है उसकी विभाजन कितने टाइम के बाद हमारे बॉडी में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि 12 आवर के बाद, बी ऑप्शन आपका 24 घंटा के बाद, सी ऑप्शन 48 घंटा के बाद और डी ऑप्शन है 72 घंटा के बाद। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो हम लोग में बॉडी में जो सेल का डिवीजन होता है वो कितने घंटे के बाद होता है, बताओ कितने घंटे के बाद होता है। तो 48 आवर्स के बाद जो होता है ना हमारे बॉडी में सेल्स का वो क्या होता है, तो डिवीजन होता है, यानी कि सेल्स के डिवाइड कितने घंटों में होता है हम लोग में, तो 48 आवर्स में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैं बात करूँ ईस्ट में कितने मिनट में होता है, ईस्ट में आपका सेल का जो डिवीजन होता है वो 90 मिनट्स में होता है। यदि मैं इक्वलाई की बात करूँ तो इक्वलाई में आपका 20 मिनट्स में डिवीजन होता है। ठीक है ना। इसीलिए आपको कहीं भी आप लोग जाते हैं तो किसी से मारपीट मत करेगा। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मैं एक बता रहा हूँ कि आप लोग किसी पे मारपीट करते हैं तो क्या होता है, मेरा ब्रेन्स में क्या होता है, ब्रेन्स में आपका सेल का डिवीजन इतना फास्ट नहीं होता जितना कि मेरा आपका बॉडी में होता है। तो इसीलिए माथा उठा को बचा के आप लोग कहीं जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द एस फेज इन द सेल साइकिल्स, इन द सेल साइकिल, यानी कि कह रहा है कि कोशिका चक्र में एस चरण का प्रमुख कार्य क्या होता है। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि जो सेल्स का जो डिवीजन होता है उसमें कौन कितना होता है, तो होता है आईपी मैट, यानी कि IPMAT मैट 5 फेज, यानी कि इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। ठीक है ना। वही इसमें बोल रहा है कि जो एस फेज होता है, एस फेज में क्या होता है, कोशिका चक्र में एस चरण का प्रमुख कार्य क्या होता है, एस फेज का जो मुख्य इंपोर्टेंट रोल क्या होता है, यानी कि कोशिका सेल डिवीजन में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है
कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन, क्या बताओ कि डीएनए का डबल करने के लिए एस फेज इसका कार्य करता है, या प्रोटीन्स की प्रोटीन संश्लेषण की प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने के लिए एस फेज काम करता है, या साइटोकाइनेसिस के लिए आपका एस फेज काम करता है, या आपका क्रोमोसोम को कंडेंसेशन करने के लिए, संघनन के लिए एस फेज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बच्चों यदि मैं बताऊं कि जो एस फेज का जो मुख्य कार्य क्या होता है, तो एच फेज का जो मेरा मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का सेंसेशन करने की, प्रोटीन यानी कि प्रोटीन्स वो बनाने का काम करता है। कौन? तो मेरा एच फेज करता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगी बी विल बी आपका राइट आंसर, यानी कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, तो मेरा एस फेज होता है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सॉरी सेल का जो डिवीजन में आपका 5 फेज होता है, इसमें से एस फेज होता है, वही एस फेज मेरा किसका काम करता है, वो प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने का काम करता है, ठीक है ना। तो सभी को क्लियर होगा, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। ये एक भी क्वेश्चन मिस करेगा तो समझ लेना कि आपका क्लास खत्म, कोई फायदा नहीं क्लास लगाने के बाद, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। यदि आपको मेरे पे विश्वास है तो आपको 100% आपको जाइए, आप एग्जाम दे के आइए, और यदि सीनेट एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जाकर दिए। और बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन कट जाएगा तो फिर मुझे बोलना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, आपको 100% सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक भी क्लास नहीं छोड़ना है। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारा क्लास करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आपको जितना भी मेरा यूपी का स्टूडेंट है, आपको इसको एक भी क्लास नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा बच्चों, यानी कि विच एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इन द एस फेज। इसमें कह रहा है कि एस चरण में डीएनए प्रकृति के लिए कौन सा एंजाइम्स जिम्मेदार होते हैं, यानी कि एस फेज जो होता है, एस फेज में डीएनए का जो क्या होता है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन जो होता है उसमें क्या कौन से एंजाइम इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या क्या, डीएनए लाइगेज जो एंजाइम होता है वो डीएनए के लिए रेप्लिकेशंस के लिए एस फेज में जिम्मेदार होता है। बी ऑप्शन है डीएनए हेलिक्स, क्या डीएनए हेलिक्स नामक जो एंजाइम होता है वो एस फेज में डीएनए को रेप्लिकेशंस के लिए इसका इंपॉर्टेंट रोल है। या हम बोल सकते हैं कि डीएनए पॉलीमर जो होता है आपका, जो डीएनए में रेप्लिकेशंस के लिए एस फेज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। या हम बोल सकते हैं कि एस फेज में आरएनए पॉलीमर्स जो होता है वो डीएनए को रेप्लिकेशंस के लिए इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशंस के लिए एस फेज में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है वो आरएनए पॉलीमर्स का होता है। किसका होता है, तो आरएनए पॉलीमर्स का होता है। तो आपका जो वहाँ आप राइट आंसर हो जाएगा कि डी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी विल बी आपका राइट आंसर, यानी कि आरएनए पॉलीमर जो होता है वही आरएनए पॉलीमर्स नामक जो एंजाइम होता है वो एस फेज में आपका डीएनए को रेप्लिकेशंस करने के लिए इसका काफी ये रिस्पॉन्सिबल है, उसका भी रोल है, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या कि अगला क्वेश्चन है कि द रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल इन कॉल, यानी कि जो हम लोग पता होगा कि आपको भी पता होगा कि जो सेल साइकिल जो सेल्स का जो डिवीजन होता है इसमें 5 फेज होता है। 5 फेज में ऐसा कौन सा फेज है जिसमें आपका कोई इसमें डिवीजन नहीं होता, इसमें कोई वर्क नहीं होता, किसका, तो सेल्स का कोई वर्क नहीं होता, इसमें ना सेल का डिवीजन होता है ना इसमें कोई चीज है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है, यानी कि कह रहा है कि जी नोट फेज में, क्या जी नोट फेज में सेल्स का कोई इसमें क्या डिवीजन नहीं होता है, या हम बोल सकते हैं जी1 फेज में नहीं होता है, या हम बोल सकते हैं कि एस फेज में या एम फेज में आपका नहीं होता है। बताओ बच्चों किस फेज में आपका जो सेल्स का डिवीजन होता है, तो सेल्स का डिवीजन जो आपका नहीं होता है इसमें जो जी नोट फेज होता है उसको हम लोग रेस्ट फेज के नाम से जानते हैं। कौन सा फेज, तो उसको हम लोग रेस्ट फेज के नाम से जानते हैं, जी नोट फेज को, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल आपका राइट आंसर, यानी कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी नोट फेज में आपका इसको रेस्ट फेज कहते हैं, उसमें आपका कोई डिवीजन का वर्क नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको मैं फास्ट इसलिए क्वेश्चंस करा चाह रहा हूँ क्योंकि जो आपका एग्जाम्स में फॉर्म आपका आ गया डेट, ठीक है ना, एबीएमयू का फॉर्म भी आ गया है। आप लोग का टेस्ट सीरीज में लगभग आपको 1 से 2 महीना लगेगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाए और इससे आपको लाभ उठा पाए, ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको फास्ट क्लास करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन मेरा बच्चों क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साइटोकाइनेसिस, क्या हम बोल सकते हैं कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है, बताओ साइटोकाइनेसिस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है साइटोकाइनेसिस के बारे में, क्या साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि साइटोकाइनेसिस जो होता है, जो कि साइटोकाइनेसिस जो होता है कि न्यूक्लियस डिवीजन का उसका काम होता है, या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा और विभाजन का काम किसका होता है, साइटोकाइनेसिस का होता है, या डीएनए को रेप्लिकेशंस के लिए साइटोकाइनेसिस होता है, या आपका क्रोमोसोम कंडेंसेशन के लिए आपका साइटोकाइनेसिस होता है। तो बताओ बच्चों कि जो साइटोकाइनेसिस होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस रोल होता है, साइटोकाइनेसिस का इंपॉर्टेंट रोल हमको बताना, ठीक है ना, यानी कि साइटोकाइनेसिस का इसमें आपको इंपॉर्टेंट रोल बताना। बताओ क्या हो जाएगा इसका इंपॉर्टेंट रोल, बताओ जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। इस काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, यह क्वेश्चन कह रहा है
कि वाट विच फेज ऑफ कम्स आफ्टर टीलोफेज इन माइटोसिस। इसमें कह रहा है बताओ इस फेज में कह रहा है कि जो माइटोसिस में टीलोफेज के बाद कौन सा चरण आता है। माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस में टीलोफेज के बाद कौन सा फेज होता है, बताओ कौन सा फेज आता है माइटोसिस में टीलोफेज के बाद कौन सा फेज आता है बताओ। तो बच्चों कौन सा फेज आता है, क्या आपका प्रोफेज आता है, या साइटोकाइनेसिस फेज आता है, या आपका एस फेज होता है, या आपका मेटा फेज होता है। बताओ माइटोसिस में टीलोफेज के बाद कौन सा चरण होता है, तो आपका साइटोकाइनेसिस होता है। कौन सा आता है आपका साइटोकाइनेसिस नामक चरण आपका कौन सा होता है, तो माइटोसिस के बाद आता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। सभी को क्लियर होगा ये क्वेश्चन, बताओ सभी को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कह रहा है, देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो है यानी कि ये कहाँ गया रे, ये क्वेश्चन आ ही नहीं, ये आ गया, देखो बड़ा करता हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है कि इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज द सेल ग्रोथ एंड प्रिपेयर ऑफ फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें कह रहा है कि कोशिका चक्र के किस चरण में कोशिका वृद्धि करती है और डीएनए को प्रकृति के लिए तैयार होती है। यानी कि इसमें कह रहा है कि जो कोशिका चक्र के ऐसा कौन सा फेज आता है, यानी कि सेल साइकिल के लिए ऐसा कौन, जो डीएनए के लिए ऐसा कौन सा फेज आता है जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जिसमें सेल्स ग्रोथ करते हैं और ये डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए इसमें रेडी होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट फेज क्या G1 फेज में होता है, या G2 फेज में होता है, या एस फेज में होता है, या आपका मेटा फेज यानी कि एम फेज में होता है। तो बताओ बच्चों कि यानी कि जो ऐसा कौन सा फेज हुआ जिसमें आपका जो क्या होता है, सेल्स का ग्रोथ होता है और इसमें डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए इसमें इसको रेडी किया जाता है। तो आपका कौन सा फेज हो जाएगा, यानी कि G1 फेज जो होता है ना, G1 फेज में क्या होता है आपका सेल्स के ग्रोथ होता है और इसी में आपका डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या वो रेडी करता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि आपका ए आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर G1 फेज में होता है, ठीक है ना। सभी को क्लियर होगा, बताओ सभी को क्लियर है ना, किसी को डाउट कहीं पे डाउट है तो बताओ जल्दी से बताओ, कहीं पे डाउट नहीं है। चलो तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन जो मेरा है, अगला क्वेश्चन है कि विच फेज फ्लो द G2 फेज, यानी कि इसमें कह रहा है कि G2 चरण के बाद कौन सा चरण आता है, यानी कि G2 फेज के बाद कौन सा फेज आता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट फेज कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि मेटा फेज आता है, यानी कि एम फेज आता है, या आपका एस फेज होता है इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं, या आपका G1 फेज आता है इसको हम लोग बोलते हैं कि जिसमें सेल्स का ग्रोथ होता है, या हम लोग G0 फेज इसको बोल सकते हैं। बताओ कौन सा फेज आता है आपका G1 फेज क्या आता है। आपको ऐसे याद करना है कि G1 यानी कि G1 S G2 M क्या होता है, G1 S G2 M, तो G1 S G2 M यानी कि G2 फेज के बाद आपका कौन सा फेज आपका M फेज आता है, कौन सा फेज आता है, तो G2 फेज के बाद जो है ना आपका वो M फेज आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ए विल बी आपका राइट आंसर, एम फेज आता है कब, तो G2 फेज के बाद आपका एम फेज आता है, ठीक है ना। क्लियर सभी को, G2 फेज के बाद आपका एम फेज ही आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है आपका तो अगला क्वेश्चन से आपका है, कह रहे हैं कि विच फेज ऑफ द सेल्स इज द कॉल्ड इन सिंथेसिस फेज, यानी कि इसमें कह रहा है कि कोशिका चक्र के किस चरण को संश्लेषण चरण कहा है। यानी कि कोशिका चक्र यानी कि कोशिका जो सेल डिवीजन होता है ना उसी को बोल रहा है, यानी कि कोशिका चक्र के किस चरण को हम लोग संश्लेषित फेज कहते हैं। आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि संश्लेषण मतलब होता है कि कोई चीज का बनना, किसको बोलता है, यानी कि सिंथेसिस को बोलते हैं कि कोई चीज़ को बनने आता है ना, जिन सिंथेसिस को बोलते हैं। तो एस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सिंथेसिस फेज बोलते हैं। किस फेज को बोलते हैं, तो एस फेज को हम लोग सिंथेसिस फेज बोलते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि सी बिल आपका राइट आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा चुका हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यही कराऊँ, ठीक है ना। यदि आप लोग ध्यान से किए होंगे क्वेश्चन तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा बच्चों है क्या, कि अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि विच ऑर्गेनली इन हेल्प इन द सेल डिवीजन। इसमें कह रहा है कि विच ऑर्गेनली हेल्प इन द सेल्स डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिका सहायक करता है, यानी कि सेल्स के डिवीजन के लिए कौन सा कोशिका इसके लिए सहायता करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट कोशिका कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, या सेंट्रियोल करता है, या न्यूक्लियस करता है, या आपका राइबोसोम्स करता है। तो बताओ जल्दी से बच्चों की, यानी कि जो सेल्स के डिवीजन के लिए कौन सा कोशिका इसको सहायता करता है, तो सेंट्रियोल नामक जो मेरा एक सेल्स होता है वो इसको सहायता करता है, ठीक है ना। कौन करता है,
तो सेंट्रियोल नामक एक सेल होता है, उसी को वो सहायता करता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं कर रहा, ठीक है ना। यदि आप यूपी के स्टूडेंट हो या आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपको 100% करना ही करना है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करना है आपको। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यार भाई मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, एम्स में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें भी ऐड किया गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। इसको हल्के में आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एम्स में भी पूछा गया है, तो आपको हल्का नहीं लेना इस क्वेश्चंस को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा बच्चों क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि विच हार्मोन्स कंट्रोल द सेल साइकिल्स, यानी इसमें कह रहा है कि विच हार्मोन्स कंट्रोल द सेल साइकिल्स, यानी कि इसमें कह रहा है कि यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन जो होता है वो सेल साइकिल को वो कंट्रोल्स करता है, बताओ। यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो कि वो सेल साइकिल को वो कंट्रोल करता है। देखो मेरा फर्स्ट कौन सा हार्मोन है, साइक्लिन है या इंसुलिन है या थायरोक्सिन है या आपका ग्लूकोज है। तो बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ कि यानी ऐसा कौन सा हार्मोन जो कि सेल साइकिल को वो इंसुलेट करता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि साइक्लिन नामक जो एक हार्मोन होता है, साइक्लिन नामक जो हार्मोन होता है वही आपको सेल साइकिल को जो आज यानी कि सेल्स का जो डिवीजन होता है उसको वो हेल्प करता है, किसको, तो कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर यानी कि ए बी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइक्लिन नामक जो क्या होता है, तो हार्मोन्स होता है वही आपका इसका वो हेल्प करता है, ठीक है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखो क्या, अगला क्वेश्चन है आपका कि माइटोसिस अक्यूरसिंस, इसमें कह रहा है कि माइटोसिस अक्यूरसिंस यानी कि माइटोसिस कहाँ होता है, बताओ। माइटोसिस जो मेरा होता है वो कहाँ होता है, माइटोसिस कहाँ होता है। तो माइटोसिस सिंपल सी क्वेश्चन से कहाँ होता है, बताओ कि सोमैटिक सेल्स में आपका माइटोसिस होता है, या जर्म सेल्स में आपका माइटोसिस होता है, या आपका न्यूरॉन सेल्स में आपका माइटोसिस होता है, या आपका बैक्टीरिया सेल्स में आपका माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस जो आपका होता है वो सोमैटिक सेल्स में, तो कहाँ होता है, सोमैटिक सेल्स में आपका माइटोसिस होता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। सभी को क्लियर। यदि आपको कहीं भी एक क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन में भी हमसे भी गलती हो सकता है, ऐसा ऐसा बात नहीं है। यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगता होगा तो आप लोग तुरंत कहाँ करना है, आपका क्वेश्चन सर्च मारना है, तो गूगल पे सर्च मारे और तुरंत आपको इसका आंसर निकाले, ठीक है ना। यदि आपका कोई पर डाउट है ऐसी कभी ऐसा गलत तो होगा नहीं, बट हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन जो आपका है देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच फेज इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ माइटोसिस, कह रहा है विच फेज इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस का पहला चरण कौन सा है। माइटोसिस का पहला चरण आपको बताना, बताओ माइटोसिस का पहला चरण कौन सा फेज आता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। माइटोसिस का पहला फेज कौन सा होता है, माइटोसिस, माइटोसिस का जो पहला फेज आता है आपका कौन सा फेज आता है, यानी कि प्रोफेज आपका माइटोसिस का पहला फेज आता है, फर्स्ट फेज, या आपका मेटा फेज आपका माइटोसिस का फर्स्ट फेज आता है, या आपका एना फेज आपका माइटोसिस का फर्स्ट फेज है, या आपका टीलो फेज है। तो बच्चों माइटोसिस का जो मेरा फर्स्ट फेज कौन सा है, तो माइटोसिस का मेरा फर्स्ट फेज आपका मेटा फेज है, कौन सा है, तो मेटा फेज। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बी आपका राइट आंसर मेटा फेज होता है, आपका माइटोसिस का फर्स्ट स्टेप का फेज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है यानी कि वेयर डज द माइटोसिस ऑक्योर्स इन प्लांट्स, इसमें कह रहा है कि जो माइटोसिस होता है कि माइटोसिस पौधों में कहाँ कहाँ होता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि पौधों में बता रहा है कि पौधों में जो होता है ना माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब आप लोग समझते हो कि आधा यानी कि सेल्स का आधा डिवीजन। ए माइटोसिस का मतलब होता है क्या, बताओ। ए माइटोसिस आपका प्रोकैरियोटिक में सेल्स का डिवीजन होता है। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस यदि मेरा हमारा बॉडी में कहीं कट फट गया तो वहाँ पर माइटोसिस का सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना। यदि म्यूसिस के बाद है तो म्यूसिस आपका जो जनन अंग होता है ना कि आपका जो स्पर्म्स होता है, मेल का स्पर्म्स होता है उसको डिवाइड, यानी कि इसमें म्यूसिस का डिवीजन होता है, क्या होता है, तो म्यूसिस का डिवीजन होता है, कौन सा, जनन हार्मोन्स में होता है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि जो पौधों में माइटोसिस ऑक्यूर्स, पौधों में कहाँ आपका माइटोसिस होता है, बताओ। तो पौधों में माइटोसिस लीव्स पत्तियों में होता है, या मेरिस्मेटिक टिश्यू में होता है, या जड़ों में होता है, या आपका दोनों में, जड़ और रूट में दोनों में होता है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो कहाँ पे होता है, जो मेरिस्मेटिक यानी कि पौधों के जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वही आपका जाके अगले यानी कि जो वही आगे चल के वो कौन से रूप लेते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाता है, कौन सा, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो प्लांट्स में होता है वही आगे चल करके क्या बनता है, वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है, ठीक है ना। और रूट होता है, रूट में भी आपका क्या होता है, आपका इसमें माइटोसिस ही होता है, ठीक है ना। तो आपका माइटोसिस आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू में होता है और प्लस रूट में ही होता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका डी विल बी आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू में आपका माइटोसिस होगा और रूट में भी आपका माइटोसिस होगा, कहाँ पे, तो प्लांट में होता है, ठीक है ना। यदि ह्यूमस में बात हो तो ह्यूमस में माइटोसिस भी ह्यूमस में होता है, कहाँ में, तो जैसे मतलब कहीं खट गया, फट गया, या चोट लग गया, या यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ कट गया तो वहाँ पे सेल्स को चाहिए ना वहाँ पर जुड़ने के लिए, तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस सेल्स का डिवीजन होगा, ठीक है ना, कौन सा, तो माइटोसिस सेल्स का डिवीजन होगा, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बच्चों क्या है, देखिए मेरा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको किसी भी एक भी क्या बोलता है, एक भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है। एक भी क्लास आप लोग मिस कर लीजिएगा, समझो 5 नंबर आपका यूपी वालों को कट गया, ठीक है ना। तो आप लोगों को एग्जाम के लिए आप 2 महीना आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी, और 100% आपको सफलता मिलेगा, ठीक है ना। कहीं नहीं तो वहाँ पे हमको आपको बायोलॉजी में देखने को मिले। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट चल के आपको फिजिक्स का भी लास्ट आता हूँ, ठीक है ना। इसका भी मैं अपना तैयार कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले बायोलॉजी का सोचता हूँ कि खत्म कर लूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपका है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, यानी इसमें बोल रहा है कि जो सेल साइकिल है कि कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए कि जो कोशिका जो सेल्स का डिवीजन होता है ना, उसका सबसे बड़ा फेज कौन सा है, ठीक है ना। बताओ जल्दी से बताओ कि जो कोशिका जो सेल्स के जो डिवीजन होता है ना, वो सबसे बड़ा फेज कौन सा है, जल्दी से बताओ। यानी कि जो कोशिका यानी कि सेल्स का जो डिवीजन होता है ना, सेल्स का डिवीजन है सबसे बड़ा फेज इसमें बताना है। तो सेल्स का जो डिवीजन होता है वो सबसे बड़ा फेज कौन सा, तो G1 फेज हो जाएगा, या एस फेज हो जाएगा, इंटर फेज हो जाएगा, आपका ये मेटा फेज हो जाएगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो सेल्स का यानी कि जो कोशिका चक्र का जो सेल साइकिल में सॉरी सेल्स में जो आपका जो चक्र होता है ना, उसमें सबसे बड़ा फेज आपका इंटरफेज होता है। कौन सा होता है, तो इंटरफेज होता है। कौन सा, तो इंटरफेज होता है आपका सबसे बड़ा फेज आपका सेल साइकिल एंड सेल्स में जो डिवीजन होता है, इसमें 5 होता है आईपी मैट, यानी कि इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और एनाफेज होता है, ठीक है ना। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा था, इंटरफेज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बच्चों क्या है कि विच फेज ऑफ द माइटोसिस फॉलो प्रोफेज। इसमें कह रहा है कि माइटोसिस में प्रोफेज के बाद कौन सा चरण आता है, यानी कि माइटोसिस जो होता है ना, माइटोसिस में प्रो फेज के बाद कौन सा फेज आता है। बताओ जल्दी से बताओ मेरा बच्चों, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, यानी कि माइटोसिस में प्रोफेज के बाद कौन सा फेज आता है। तो माइटोसिस में प्रोफेज के बाद मतलब जो फेज आता है आपका कौन सा आता है, बताओ बताओ जल्दी से बताओ कि माइटोसिस में प्रोफेज के बाद कौन सा फेज आता है। तो माइटोसिस में प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, या एनाफेज आता है, या टीलोफेज, या इंटरफेज। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो माइटोसिस में प्रोफेज के बाद जो आपका फेज आता है आपका कौन सा, तो एनाफेज आपका माइटोसिस में प्रोफेज के बाद है, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एक क्वेश्चन है, आप लोग रेडी रहिएगा। मैं एक दिन आप लोगों को नर्सिंग एप्टीट्यूड के सारे डिपार्टमेंट के मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। इसमें से आपको 100% हर साल क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछता है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा है कि आप लोग को कुछ ज़्यादा जो अमाउंट का जो चैप्टर है आप लोग को मैं उसको करवा दूँ, ठीक है ना। तो आप लोग रेडी रहिएगा और आपको मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा किसका, तो मेडिकल डिपार्टमेंट सारा डिपार्टमेंट मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपका है कि विच फेज ऑफ द सेल साइकिल एंड सेल्स कॉल्ड सिंथेसिस फेज। इसमें कह रहा है कि कोशिका चक्र के किस चरण को संश्लेषण चरण कहा जाता है, कि कोशिका चक्र के ऐसा कौन सा फेज होता है उसको हम लोग सिंथेसिस फेज कहता है। तो आपको पता होगा कि सिंथेसिस फेज यानी कि कोई चीज़ को बनना, यानी कि एस फेज में होता है। कौन सा, तो एस फेज में होता है। कौन सा फेज में, तो एस फेज में होता है आपका कोशिका की सिंथेसिस होता है, यानी कि संश्लेषण होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरा आपका है क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाली इज द हेल्प इन द सेल डिवीजन। इसमें कह रहा है कि कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग सहायता करते हैं। बताओ किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है, हिंदी का स्टूडेंट हो या इंग्लिश का हो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, दीपिका पटाली, महक सोनी, नहीं। चलिए तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा ना, हाँ चलिए ऐसे नहीं दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को एक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि जो कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग सहायता करता है। तो कोशिका विभाग में जो मेरा कौन सा कोशिका आपको जो सहायता, यानी कि सेल्स को डिवीजन करने के लिए ऐसा कौन सा कोशिका होता है वो इसको हेल्प करते हैं। बताओ, यानी कि सेल्स का जो डिवीजन होता है ना, वो सेल्स को डिवीजन करने से कौन सा है जो सेल्स होता है उसको हेल्प करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, या सेंट्रियोल हो जाएगा, या न्यूक्लियस हो जाएगा, आपका राइबोसोम्स हो जाएगा। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बच्चों मेरा जो सेंट्रियोल जो होता है ना, सेंट्रियोल, वही सेंट्रियोल जो होता है सेल्स को डिविजन्स में उसको आपका मदद करता है, तनी सेंट्रियोल से करता है, ठीक है ना। तनी तनी सेंट्रियोल से करेगा मदद, ठीक है ना। तो समझिए होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, ये क्वेश्चन जो आपका कह रहा है देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका है कि विच हार्मोन्स कंट्रोल द सेल साइकिल्स, यानी कि विच हार्मोन्स कंट्रोल द सेल साइकिल, यानी कि कौन सा हार्मोन कोशिका चक्र को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन जो है वो कोशिका चक्र को नियंत्रित करता है।
तो फर्स्ट मेरा हार्मोन से कौन सा, साइक्लिन्स है, इंसुलिन्स है, थायरोक्सिन्स है, ग्लूकागोन है। तो बताओ जल्दी से बताओ कि ऐसा कौन सा हार्मोन जो होता है वो कोशिका को वो कंट्रोल यानी कि सेल्स को डिविजन्स में होने के लिए, जैसे जैसे मान लो अधिक मात्रा में जो सेल्स का डिवीजन होने लगेगा तो उसको कंट्रोल कर लगेगा कौन सा हार्मोन, तो साइक्लिन्स नामक जो हार्मोन्स होता है ना वही आपको कंट्रोल करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्या कह रहा है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि माइटोसिस अक्यूर्स सिंस, ओहो माइटोसिस कहाँ होता है, माइटोसिस कहाँ होता है, तो माइटोसिस आपको पता होगा कि कहाँ होता है, तो जन्म से यानी कि युग्मक कोशिका में आपको क्या होता है, आपका माइटोसिस होता है। कहाँ होता है, तो युग्मक कोशिका में आपको माइटोसिस होता है, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करना यहाँ से। ये क्वेश्चन आपका बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन गैमेट्स। इसमें कह रहा है कि मानव में कितने क्रोमोसोम होता है, बताओ मानव में ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होता है। तो बच्चों आपको पता होगा कि ह्यूमंस में कितना क्रोमोसोम होता है, तो ह्यूमंस में आपका सिंपली कितना होता है, यदि मैं इसमें क्या करें ह्यूमंस हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स, यानी कि ह्यूमन गैमेट्स में बोल रहा है ना, यदि यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि क्रोमोसोम पेयर्स में होगा या अनपेयर्स में होगा। यदि मैं यहाँ से कहूँ तो आपको दो वहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, यानी कि यदि आपका क्रोमोसोम्स पेयर में होगा तो पेयर्स में 23 हो जाएगा, यदि आपका क्रोमोसोम अनपेयर होगा तो आपका 46 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका दोनों आंसर यानी कि राइट आ सकता है, क्योंकि जो ये अनपेयर्स में आपका 46 क्रोमोसोम हो जाएगा, यदि पेयर्स में होगा तो 26 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 23 का जब 2 से मल्टीप्लाई तो 46 हो जाता है ना, वही इसमें बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है यानी कि व्हाट इज द कैरियोकाइनेसिस, बताओ यानी कि जहाँ भी कैरियोकाइनेसिस जहाँ क्या होता है आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, क्या होता है, तो जहाँ भी कैरियोकाइनेसिस आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है ना। यानी कि बोला कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब बताइए यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है ना कि सेल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ना ही डीएनए का सिंथेसिस ना आरएनए का सिंथेसिस, ठीक है ना। यानी कि आपका न्यूक्लियस का डिवीजन कहाँ होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस का मतलब ही होता है क्या, आपका न्यूक्लियस का डिवीजन। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलो सभी बच्चों को क्लियर है, बताओ सभी को क्लियर है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन से क्या, अगला क्वेश्चन जो मेरा है देखो मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग को दिमाग में घुसेगा तो सही है, नहीं घुसेगा तो जाओ फिर ऐसी सब्जी बेचते रहोगे हर साल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेरा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच फेज इज द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ माइटोसिस, यानी कि विच फेज इज द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस का फर्स्ट फेज का हमको नाम बताना है। तो प्रोफेज होता है या मेटाफेज होता है या एनाफेज होता है, आपका टीलोफेज होता है, बताओ कौन सा फेज होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस मैंने क्या आपका रिपीट हो रहा है क्या, मैंने ये क्वेश्चंस कराया हूँ यार, मैं तो कराया क्वेश्चंस यार, रिपीट हो रहा है क्या क्वेश्चंस, जीवन फेज ऐसे माइटोसिस प्रोफेज में कौन सा आता है, तो मेटाफेज ये क्वेश्चंस कराया हूँ ना। 15 जम्स युग्मक सोमैटिक सेल्स म्यूटिक सोमैटिक सेल्स, जम सेल्स किस चरण में को तैयार चरण में कहा था, तो एनाफेज। ओहो आपको एक वहीं से दो यार, मैं आपको यहाँ से दो क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलो कोई नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है यहाँ से, ये भी मेरा क्वेश्चन रिपीट कि कोशिका का सबसे लंबा चरण कौन सा, इंटरफेज होता है, इंटरफेज आपका सबसे लंबा चरण हो जाएगा। माइटोसिस में प्रोफेज के बाद कौन सा पैदा, माइटोसिस में प्रोफेज के बाद आप कौन सा होता है, तो माइटोसिस में प्रोफेज के बाद आपका एनाफेज आता है, कौन सा होता है, एनाफेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो मैं करा चुका हूँ इसको मैं छोड़ रहा हूँ ना, इसमें सोमैटिक जर्म सेल्स जो मैं करा चुका हूँ, किस चरण को तैयारी चरण भी कहा था, तो किस चरण को हम लोग तैयारी चरण कहते हैं, तो इंटरफेज को एनाफेज को, ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अगला यहाँ से मेरा क्वेश्चन कहाँ से होगा, तो यहाँ से होगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन, ये भी मैंने अभी करा चुका हूँ 46 क्रोमोसोम वाला, ठीक है ना। हाँ यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन सही है, पकड़ा गया आपका ट्रैक, क्वेश्चन का ट्रैक आपका पकड़ में आ गया, ठीक है। चलिए किसी को दिक्कत नहीं है ना, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बताओ किसी को दिक्कत नहीं ना, नहीं चलो ठीक है, नहीं किसी को दिक्कत है तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपकी कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज नॉट डड डीएनए रेप्लिकेशन अक्यूरेशन, ने बोला है कि किस चरण में दौरान डीएनए का प्राकृतिक होती है, किस फेज में आपका डीएनए का प्राकृतिक होता है, तो डीएनए का प्राकृतिक एस फेज में होता है यार, इसमें भी कह चुका हूँ डीएनए का प्राकृतिक एस फेज में होता है, ठीक है ना। ये भी आपका राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन मेरा बच्चों क्या है
कि विच ऑफ द फ्लोबिंग्स करेक्टली रिप्रेजेंटेड द सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस फेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही रूप से मिटोटिक चरणों को दर्शाता है, यानी कि माइटोसिस चरण को इनमें से कौन सा चरण आपको दर्शाता है, बताओ। यानी कि इसमें से कौन सा फेज है जो कि आपका माइटोसिस फेज को इसमें से दर्शाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, या एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज। तो इसमें बोला कि कौन सा फेज, तो माइटोसिस फेज। तो बच्चों आपको पता हो कि माइटोसिस फेज में क्या होता है आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसमें ढूंढे कौन सा ऑप्शन है, प्रोफेज, मेटाफेज। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ से ए ही आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर। किसी को दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछा हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा कॉल्ड, यानी कि व्हाट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा कॉल्ड, यानी कि साइटोप्लाज्मा विभाजन को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा के विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा का जो विभाजन होता है, इसको डिवाइड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो फर्स्ट है कि कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, या साइटोकाइनेसिस कहते हैं, या कैरियोगैमी कहते हैं, या आपका मेटाफेज कहते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा जो साइटोप्लाज्मा का जो विभाजन होता है उसको हम लोग क्या बोलता है, साइटोकाइनेसिस बोलता है। क्या बोलता है, तो साइटोकाइनेसिस हम लोग बोलते हैं। आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, अरे एक क्वेश्चन में छूट गया ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपका, इन विच फेज डू नॉट सिस्टर ऑफ क्रोमेटिक सेपरेटेशन, इसमें बोला है कि किस चरण में सिस्टर का क्रोमेटिक्स अलग हो जाता है, किस चरण में ऐसा कौन सा फेज आता है जिसमें आपका इसमें बोला है कि सिस्टर में ना सिस्टर क्रोमेटाइड्स जो होता है, क्रोमेटाइड्स सेपरेट होता है, वो किस फेज में आपका अलग होता है। तो प्रो फेज में होता है अलग, या मेटा फेज में होता है, या एना फेज आपका, या टिलो फेज। तो कौन फेज में आपका अलग होता है, तो आपका एना फेज में इसको आपका अलग किया जाता है। कौन सा, एना फेज में इसको अलग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो मेरा आपका है बच्चों, हाँ ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मेन इवेंट्स ऑफ द जीवन फेज ऑफ द सेल साइकिल। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द मेन इवेंट इन द जीवन फेज ऑफ द सेल साइकिल, यानी कि जीवन चरण में मुख्य घटक क्या होती है। जीवन फेज होता है ना, जीवन फेज में मुख्य घटक क्या होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, बी है सेल्स ग्रोथ एंड ऑर्गेनेली का सिंथेसिस होता है, या आपका क्रोमोसोम एलिगमेंट्स होता है, या आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जीवन फेज होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सेल्स का ग्रोथ, मैंने कि आपको बता चुका कि सेल्स का इसमें ग्रोथ होता है, प्लस इसमें क्या होता है, ऑर्गेनेली का इसमें क्या होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होता है। जीवन फेज में सेल्स का ग्रोथ होता है, प्लस में इसमें क्या होता है, ऑर्गेनेली होता है, उसका सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। सिंथेसिस मतलब को संश्लेषण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि what structure is responsible for the pooling sisters chromatids appearing during एनाफेज, यानी कि एनाफेज के दौरान सिस्टर जो होता है, एनाफेज के दौरान सिस्टर क्रोमेटाइड्स को अलग करने के लिए कौन सा ढांचा जिम्मेदार होता है। ओहो, यानी कि इसमें कह रहा है कि एनाफेज के दौरान सिस्टर्स क्रोमेटाइड्स को अलग करने के लिए कौन सा ढांचा जिम्मेदार होता है, यानी समझ गए क्वेश्चन आप लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेंट्रियोल जिम्मेदार होता है, या आपका स्पिंडल फाइबर्स हो जाएगा, या आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, आपका सेल्स मेम्ब्रेन्स हो जाएगा। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो एनाफेज में क्या होता है, वो सिस्टम क्रोमेटिक्स को अलग करने के लिए कौन सा होता है कि एक स्पिंडल फाइबर्स होता है, वह स्पिंडल फाइबर्स होता है, उसको में क्या होता है, उसमें एनाफेज में उसको जिम्मेदार होता है किसके लिए, तो क्रोमेटाइड को अलग करने के लिए वो जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा, आपका स्पिंडल फाइबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी आपका राइट आंसर। जब तक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए, मैं तब तक थोड़ा पानी पीता हूँ, क्योंकि बोलते बोलते कंठ सूखा जाता है भाई, बोलते बोलते कंठ सूख जाता है, ठीक है ना। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, यानी कि इसमें क्वेश्चन क्या रहा है कि द रिडक्शन इन द क्रोमोसोम्स, ओह सॉरी, क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए,
द रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर बाय हाल्फ अक्योर्स इन, यानी कि इसमें कह रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या अधिक होने की प्रक्रिया को क्या होती है, यानी कि गुणसूत्र की संख्या यदि अधिक होने की प्रक्रिया होती है किस में, यानी कि गुणसूत्र की संख्या किस में आपको अधिक होता है, किस फेज में आपको गुणसूत्र की संख्या अधिक, यानी कि इसमें सेल्स का डिवीजन काफ़ी अधिक होता है। तो माइटोसिस में होता है या मियोसिस में होता है या एमाइटोसिस में होता है, इनमें से किसी फेज में आपका इसमें नहीं होता है। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि जो सेल्स का डिवीजन सबसे आपका अधिक किस फेज में होता है, तो बताओ किस फेज में होता है, यानी कि आपका माइटोसिस फेज होता है, उसमें सेल्स का डिवीजन काफ़ी आधी होने की प्रक्रिया, यानी कि इसमें माइटोसिस फेज में सेल्स क्या होता है, इसमें हाफ डिवीजन होता है, क्या होता है, इसका गुणसूत्र की संख्या आधी होने की प्रकृति किस में होता है, तो आपका माइटोसिस फेज में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आप लोग कितना क्वेश्चन कर लिया हो, लगभग आप लोग 20 पीडीएफ तो 30 क्वेश्चन आप लोग कर चुके, कितने तो 30 मिनट 35 मिनट में आप लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है ना। बताओ कितना फास्ट कर रहा हूँ। आप लोग किसी प्लेटफॉर्म पे जाते होंगे तो देखते होंगे कि 50 क्वेश्चन रहता है, 1.5 घंटा 2 घंटा पार कर देता है, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम टाइम में अच्छा क्वेश्चन क्वालिटी हो पाए और आप लोग को अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, जो मिडिल फैमिली के जो बच्चों हैं वो आपको इसके पास इतना पैसा रहता है कि अफोर्ड कर पाए इसका। इसलिए मैं इसको काफ़ी फ्री टेस्ट सीरीज है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कीजिए तो आप देखिए कि सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्या हो जाएगा, यानी कि यही क्वेश्चन आपको लगेगा यही क्वेश्चन इसमें उठा कर डाल दिया गया, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग को कोई टेंशन लेना बात नहीं है, आप लोग लगाइए टेस्ट सीरीज, आपको 100% आपको सफलता मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए माइटोसिस इज कॉमनली ऑब्जर्व्स इन विच टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि ए माइटोसिस इज कॉमनली ऑब्जर्व्स इन विच टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि ए माइटोसिस आमतौर पर किस प्रकार की कोशिका में देखा जाता है। ए माइटोसिस जो मेरा होता है वो किस प्रकार की कोशिका में देखा जाता है। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि ये माइटोसिस जब किस में होता है, तो आपका प्रोकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक होता है बैक्टीरिया हो जाएगा, इट इज, यानी कि आपका ए माइटोसिस किस में होता है, तो आपका प्रोकैरियोटिक में होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी डी आपका राइट आंसर। प्रोकैरियोटिक जो आपका सेल्स होता है उसमें आपको देखने को कौन से डिवीजन होता है, तो ए माइटोसिस होता है, ठीक है ना। तो चलो मेरा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बच्चों आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखो। तो बच्चों जो आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मियोसिस अक्योर्स इन विच टाइप्स ऑफ सेल्स, मियोसिस अक्योर्स इन विच टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिका किस प्रकार की मियोसिस किस प्रकार की कोशिका में होती है, मियोसिस बोल रहा है ना। तो मियोसिस जो मेरा होता है, मियोसिस किस प्रकार की होता है, तो मियोसिस पता है आपको, जो कि आपका जो जनन हार्मोन होता है इसको क्या कहता है, जर्म सेल्स कहते हैं, क्या होता है इसको, जर्म सेल्स बोलता है। तो जर्म सेल्स होता है ना, इसी में क्या होता है आपका मियोसिस का, इसमें क्या होता है, तो इसमें मियोसिस की प्रक्रिया इसमें इन्वॉल्व क्या आता है, तो सोमैटिक सेल हो जाएगा, जर्म सेल्स या न्यूरॉन सेल या मसल सेल। तो बच्चों को जो आपका जो मियोसिस की जो आपका देखने को मिलता है आपका जर्म सेल्स में होता है, किस सेल्स में होता है, तो जर्म सेल्स में होता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल आपका राइट आंसर। क्लियर सही बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपका है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस का परिणाम क्या होता है, माइटोसिस का परिणाम क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल, यानी कि माइटोसिस में 4 बनता है डॉटर सेल्स बनता है, या 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनता है, या 1 लार्ज 1 स्मॉल डॉटर सेल्स बनता है, यानी कि एक बड़ा एक छोटा क्या कोशिका बनता है, या इनमें से कोई नहीं बनता है। तो बच्चों आपको पता है कि माइटोसिस में क्या होता है, इसमें 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनता है, क्या होता है, तो माइटोसिस में क्या होता है, हाफ डिवीजन होता है, क्या होता है, हाफ डिवीजन मतलब होता है कि 2 माइटोसिस आइडेंटिकल डॉटर सेल बनता है, क्या होता है, माइटोसिस में ही होता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों क्लियर है ना, हाँ क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो मेरे बच्चों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बच्चों यूपी के स्टूडेंट देखो, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए माइटोसिस, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ए माइटोसिस का उदाहरण, ए माइटोसिस का इसमें उदाहरण बताना है। तो बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि माइटोसिस किस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक कौन होता है, बैक्टीरिया हो जाएगा, ये सब फंगस है सबका किस में होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है, ठीक है ना, आता है। तो ऑप्शन क्या है, लीवर सेल्स में माइटोसिस होता है, या बैक्टीरियल सेल्स में होता है, या मसल सेल्स में, या आपका नर्व सेल्स में एमाइटोसिस होता है। तो बच्चों आपको मैं बोल रहा हूँ कि किस में होता है एमाइटोसिस, बैक्टीरिया नामक सेल्स होता है, बैक्टीरिया सेल्स में क्या होता है आपका एमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है, कौन सा आता है, तो एमाइटोसिस सेल डिवीजन आपका बैक्टीरियल सेल्स में होता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए आगे, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइटोसिस इज ऑल्सो नॉन एज, यानी कि माइटोसिस को किस नाम से भी जानते हैं हम लोग, माइटोसिस को किस नाम से हम लोग जानते हैं, बताओ माइटोसिस को किस नाम से जानता है, तो रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं, या इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग डायरेक्ट डिवीजन के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग मियोटिक्स डिवीजन के नाम से हम लोग माइटोसिस जानते हैं। तो माइटोसिस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, माइटोसिस में क्या होता है, इसमें सेल्स का हाफ डिवीजन होता है, यानी कि 2 डॉटर सेल्स बनता है। इसका मतलब हुआ कि जो इसमें हाफ डिवीजन है कि इसमें इक्वल डिवीजन क्या होता है, तो इक्वल डिवीजन किस में होता है, माइटोसिस में होता है। तो इसमें क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है, तो इक्वेशनल डिवीजन किस में होता है, माइटोसिस में ही होता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर, इक्वेशनल डिवीजन आपका ये माइटोसिस में ही होता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मैं जो बोला इंपॉर्टेंट वो एग्जाम में पूछेगा, यहाँ से यही मेरा खासियत है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो मेरा आपका है कि द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्मा इज नॉन एज, यानी कि साइटोप्लाज्मा के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा के विभाजन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो साइटोप्लाज्मा विभाजन की प्रक्रिया को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, या कैडोकाइनेसिस कहते हैं, या बैंडिफिशंस कहते हैं, या बॉन्डिंग कहते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्मा का जो विभाजन होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, तो साइटोकाइनेसिस कहते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस हम किसको बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्मा के डिवीजन को हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। सभी लोगों का क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है क्रॉसिंग ओवर इन विच फेज ऑफ म्यूसिस, यानी कि क्रॉसिंग ओवर म्यूसिस किस चरण में होता है। क्रॉसिंग ओवर समझते हो ना, क्रॉसिंग यानी कि एक भाग से दूसरे भाग, यानी कि क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर आपका मेटा फेज में होता है, या एना फेज में होता है, या आपका टीलो फेज में होता है, या आपका प्रो फेज में होता है। बताओ बच्चों क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर जो मेरा आपका होता है वो एना फेज में ही होता है। किस में होता है, तो एना फेज में आपका क्या होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है ना। तो वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर। क्लियर सभी को ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, मैं देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बस थोड़ा बच गया है, काफ़ी फास्ट ही कर देता हूँ। आइए मेरा लास्ट यानी कि सेल्स जो चैप्टर है ना उसका ये लास्ट ही क्लास है, इसमें आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसका एमसीक्यू ये क्वेश्चन क्या है मेरा बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेज इन द सेल साइकिल। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका चक्र में सही क्रम है। तो आप लोग बताना कि कोशिका चक्र का सही क्रम बताना, ठीक है ना। फर्स्ट क्या क्या ऑप्शन है, G1S G2M G2 G1SM SGM SG2M G1 G2SM। बताओ कौन सी इसमें सीक्वेंस सही है आपका। सेल जो सेल डिवीजन का कौन सा 5 फेज होता है ना, कौन सा 5 फेज, तो आई पी मैट। आप लोग ट्रिक याद कर लीजिएगा, क्या ट्रिक याद करना है, तो आई पी एम ए टी, आई पी मैट, यानी कि आई से इंटरफेज, पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज और टी से टीलोफेज। काफ़ी इजी ट्रिक है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका चरण में सही क्रम चक्र है, तो G1S G2M इसका ट्रिक है, G1S G2M। तो आपका कौन सा सही डिवीजन है, आपका ये आपका सही ऑप्शन है, ये आपका सही कौन सा सी ऑप्शन आपका सही है कि G1S G2M जो मेरा है आपका कौन सा है, तो ये सही क्रम इसमें दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा बच्चा आपका है कि ड्यूरिंग फेज ऑफ द म्यूसिस डू सिस्टर्स क्रोमोटाइड सेपरेट्स एंड मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स। ओहो बहुत मस्त क्वेश्चन हैं, बहुत मस्त। इसमें कह रहा है कि माइटोसिस के किस चरण में गुस्सा गुणसूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुव की ओर जाते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, प्रोफेज में जाता है, या मेटाफेज में जाता है, या आपका एनाफेज में जाता है, या आपका टीलोफेज में जाता है। बताओ कौन सी फेज में आपका, कौन सी फेज में गुणसूत्र जो मेरा होता है ये आपका ध्रुव के विपरीत की ओर जाता है। तो कौन सी फेज में जाता है, तो आपका एना फेज में जो होता है ना मेरा गुणसूत्र आपका वो ध्रुव की ओर जाता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो मेरा बच्चों क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों, ये जो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनविंडिंग लिखा है, सॉरी अनबॉन्डिंग का
विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल अनबॉन्डिंग द डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए प्रकृति के दौरान डीएनए डबल हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है। यानी कि डीएनए जब डबल हो जाता है तो जब डीएनए का डबल होना जब हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम आपका रोल होता है, ठीक है ना। फर्स्ट है डीएनए पॉलीमर्स या हेलिकेज एंजाइम, या आपका लाइगेज एंजाइम, या आपका प्राइमेज एंजाइम। बताओ कौन सा एंजाइम हो जाएगा, प्राइमेज हो जाएगा या लाइगेज हो जाएगा या हेलिकेज हो जाएगा या डीएनए पॉलीमर्स हो जाएगा। तो बच्चों जो डीएनए प्रकृति के दौरान जब डीएनए का डबल हेलिक्स को खोलने के जो एंजाइम होता है आपका हेलिक्स नाम का ही एंजाइम होता है। कौन सा, तो हेलिक्स नाम का ही आपका एंजाइम होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सभी को क्लियर है बच्चों को, बताओ सभी को क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि जो द प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स डाइट रेगुलेट्स द प्रोग्रेशंस ऑफ द सेल साइकिल इज नॉन एज, यानी कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो कोशिका चक्र की को प्रगति को नियंत्रित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। यानी कि इसमें कह रहा है कि प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स जो होता है जो कोशिका चक्र की प्रगति होता है उसको वो नियंत्रण की रेगुलेट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है साइक्लिन्स CDK कॉम्प्लेक्स, या बी ऑप्शन है राइबोसोम्स, या सी ऑप्शन आपका रूलाइसोम्स, इसको क्या बोलते हैं स्पेशलाइसोम्स बोलते हैं, डी आपका प्रोटिएसोम्स बोलते हैं। तो बताओ जल्दी से बच्चों की जो प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स में जो कोशिका चक्र की प्रगति को जो नियंत्रित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं साइक्लिक CD कॉम्प्लेक्स, क्या कहते हैं साइक्लिक CD के कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए आपका क्लियर है, ठीक है ना, ए आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरा कि ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मायोसिस डू सिस्टर क्रोमेटाइड सेपरेट, यानी कि माइटोसिस के किस चरण के दौरान भगनी क्रोमैटिक अलग हो जाती है। ओहो, यानी कि माइटोसिस के किस चरण के दौरान भगनी क्रोमेटाइड यानी कि सिस्टर क्रोमेटाइड होता है वो इससे सेपरेट वो अलग होता है, अपना खुद वो सेपरेट हो जाता है। तो फर्स्ट है प्रोफेज में होता है, या मेटाफेज में होता है, या एनाफेज में होता है, या आपका टीलोफेज में होता है। जल्दी से बताओ बच्चों कि ऐसा कौन सा फेज होता है जिसमें जो सिस्टर क्रोमेटाइड होता है वो अपना खुद की वो सेपरेट हो जाता है। तो जो मेरा होता है आपका एना फेज में होता है, किस में होता है, तो एना फेज में आपका खुद को वो सेपरेट हो जाता है। एना एक ऐसा फेज होता है ना, उसमें क्या होता है आपका इसको जो भैगनी होता है किसका, तो माइटोसिस टू डू सिस्टर जो होता है उसका जो अपना खुद का एक सेल्स का वो बना लेता है, वो सेपरेट हो जाता है। समझिए सेपरेट का मतलब आप लोग समझ गए ना, खुद का वो अपना बना लेता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बच्चों है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, यानी कि मियोसिस का क्या महत्व है, मियोसिस का क्या महत्व है बताओ। मियोसिस का महत्व है जेनेटिक वेरिएशंस, या ग्रोथ एंड रिपेयर्स, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो मियोसिस जो होता है वो किसके लिए होता है। तो मियोसिस का जो सिग्निफिकेंस होता है वो जेनेटिक वेरिएशन की जीन के पीढ़ी के लिए आप किसका होता है, मियोसिस का वो आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। किसका रोल होता है जेनेटिक वेरिएशन के लिए, तो मियोसिस का रोल है। आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जेनेटिक वेरिएशन के लिए मियोसिस आपका इंपॉर्टेंट होना ही होना है, ठीक है ना। तो मेरा आज का जो मेरा ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है ना, मेरा आज का ये लास्ट स्लाइड है, और ये मेरा इस चैप्टर का जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का जो मेरा क्वेश्चन जहाँ टेस्ट सीरीज का ये मेरा लास्ट ही है। यदि आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को लगा लोगे तो मैं 100% श्योर के साथ कहता हूँ कि जितना भी मेरा यूपी का बच्चों हैं सबको आपको इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आपको कहीं घबराने वाला बात नहीं है, आपको किसी बहकावे में नहीं जाना, ठीक है ना। आपको आप हर क्लास मेरा आपका टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कर लीजिए, आपको 100% आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है आज का, देखिए आज का मेरा क्वेश्चन क्या है कि इन द क्या है, देखो इन विच टाइप्स ऑफ द सेल डू डज माइटोसिस अक्यूर्स, यानी कि माइटोसिस किस प्रकार की कोशिका में होता है। बताओ माइटोसिस किस प्रकार की कोशिका में होता है। तो माइटोसिस मेरा किस प्रकार की कोशिका में होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है, या गैमेटिक सेल्स में होता है, या बैक्टीरियल सेल्स में होता है, या नर्वस सेल्स में आपका माइटोसिस होता है। तो बच्चों माइटोसिस जो मेरा होता है कहाँ पर होता है, माइटोसिस मेरा आपका होता है वो आपका सोमैटिक सेल्स में क्या होता है, आपका माइटोसिस ही होता है, ठीक है ना। माइटोसिस डिवीजन किस में होता है, तो सोमैटिक सेल्स में होता है। आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपका कह रहा है कि जो व्हाट इज द एंड प्रोडक्शन ऑफ मियोसिस, यानी कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, यानी कि मियोसिस की अंतिम उत्पादन क्या होते हैं, मियोसिस की अंतिम उत्पादन क्या होते हैं। बताओ मियोसिस की जो अंतिम उत्पादन क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन की 2 डिप्लॉइड सेल्स, या 4 हैप्लॉइड सेल्स,
या 1 पॉलीप्लॉइड सेल्स या 3 डिप्लॉइड सेल्स। तो बताओ जल्दी से बताओ कि मियोसिस का मतलब क्या होता है। बच्चों बताओ मियोसिस का मतलब क्या होता है। मियोसिस आप लोग समझते होंगे ना क्या होता है, बताओ जल्दी से। ये नहीं होगा तो आप लोग क्या होगा बताओ। इतना इजी क्वेश्चन कह रहा हूँ, इतना इजी क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन को मैं कितनी बार डिफाइन आप लोग कर चुका हूँ ना। हाँ मतलब क्या होगा इसका कि व्हाट इज द इंड प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस। बताओ तो बच्चों जो मियोसिस जो मेरा होता है ना कि मान लो कि माइटोसिस किस मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बैक्टीरिया। यदि माइटोसिस और मियोसिस की बात करें तो ह्यूमन सेल्स में किस में होता है, तो ह्यूमन सेल्स में होता है। मियोसिस माइटोसिस कब होगा, जब मेरा शरीर में कट गया फट गया यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ के लिए क्या होता है माइटोसिस होगा। यदि मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में होता है जो कि मेरा खुद का यानी कि जो जेनेटिक वैसन होता है ना, जेनेटिक यानी कि जो मेरा स्पर्म्स होता है ना, उसमें क्या होता है आपका, क्या होता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि स्पर्म होता है, उसमें क्या होता है आपका म्यूसिस सेल्स डिवीजन। क्या होता है म्यूसिस सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें 2 डॉटर सेल्स बनता है, क्या होता है सॉरी इसमें क्या होता है 4 डॉटर सेल्स बनता है। कितना होता है तो 4 डॉटर सेल्स कितना होता है म्यूसिस सेल डिवीजन में, यानी कि एक स्पर्म से 4 यानी कि एक से जब डिवीजन करता है 4 स्पर्म्स इसमें बंद किया आता है, समझ गए। यानी कि किसी एक स्पर्म के इसमें डिवीजन किया है तो इससे 4 स्पर्म्स इसमें बंद किया है, ठीक है ना। किसी में तो जेनेटिक वैसन किस में होता है, जो जेनेटिक वैसन का म्यूसिस में वो आपका वो वैसन करता है। और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो राइट भी आंसर इसमें हो जाएगा यानी कि 4 हैप्लोइड सेल किस में होता है तो मियोसिस में ही बनेगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग का मेरा यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे कंप्लीट होगा क्या। तो आपका आज का जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का जो मेरा आपका क्लास था जो टेस्ट सीरीज है आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर कौन से लेकर आऊँगा, तो नेक्स्ट चैप्टर मैं लेकर आऊँगा कि रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको थ्योरी आप लोग को पढ़ के आना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन लगाना है, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, सॉरी एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। गलत तो ऐसे हो जाएगा बट आप लोग दोबारा देकर उसको सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं लास्ट में एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो मैंने आपका कितना क्लास कर चुका हूँ। तो मैंने आप लोगों को लगभग मैंने आप लोगों को इस सेल साइकिल और सेल डिवीजन आप लोगों को यानी कि सिर्फ जो फर्स्ट सेल साइकिल और सेल में क्लास किया हूँ इसमें मैंने 50 क्वेश्चन किया। कितना क्या हूँ तो 50 क्वेश्चन क्या हूँ। आज की क्लास में भी मैंने 40 प्लस क्वेश्चन किया। कितना तो 40 प्लस क्वेश्चन में आज की क्लास में क्या हूँ। तो आप लोग 100% आप लोग किसी भी एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। यदि आपको यूपी सीनेट एग्जाम में आपको पास होना है, आपको बायोलॉजी में एक भी नंबर कम नहीं डाला है, तो आपको एक भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है ना। एक भी क्लास यदि मिस कर सकते हैं तो आपको 5 नंबर 100% कटेगा ही कटेगा। मैं बोल रहा हूँ कि ना मैं सारा क्वेश्चन आपको टेस्ट से क्वेश्चन कितनी बार बताऊँ, इतनी बार मैं बोल के मैं थक गया हूँ। और आप लोगों को समझने की बोलो कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, इतना कन्फ्यूजन क्यों है बताओ। मैं हूँ सीनियर एग्जाम के स्टूडेंट, मैं एग्जाम दे के बैठा हूँ, मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। किसके लिए तो बायोलॉजी के लिए आप लोग 100% आप लोग श्योर के साथ आप लोग लगाइए और आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको कॉलेज किसके सॉरी आपको मिलेगा ही मिलेगा कि बायोलॉजी में 45 नंबर ही मिलेगा आपको। मैं बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है ना। यदि आप अदर स्टेट का स्टूडेंट है तो इसके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि मैं इसमें आपका एम से भी क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है ना। बिहार का भी क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है ना। राजस्थान के भी इसमें क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है ना। तो किसी स्टेट की दिक्कत नहीं आ रहा है। यदि मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें तो आपका यूपी वाले के लिए 100% आपका सिलेक्शन हिलेगा, ठीक है ना। मैंने क्या हिल जाएगा मतलब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं टाटा, पहले बाय बाय टाटा। और मेरे जो मेरा बच्चों मेरे यूनिक मैन से क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, आप क्लास मिस हो सकता है, ठीक है ना। तो ना मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको एक भी क्लास मिस हो। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आप लोग मेरा क्लास 5:30 बजे से रोज स्टार्ट होता है। आप लोग 5:30 बजे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ते रहने, मन लगा पढ़े और 100% आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए।